अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोहानीस, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर इन हिमल फार्मास्यूटिकल्स। आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे पे बात करेंगे, तो इसके हवाले से हमारे पास डॉक्टर लुबना सलीम मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा पहला सवाल है कि कैंसर क्या है और ये कैंसर जो कि ख़तरनाक बीमारी है, इसकी होने की क्या वजूहात हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वर्ल्ड कैंसर डे पे मुझे इस आवाम की आगाही के हवाले से पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। कैंसर के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन्स हैं, जहन में बहुत सारे सवालात हैं कि कैंसर बेसिकली क्या होता है। इन रियलिटी कैंसर जो है वो हमारी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर अगर कुछ चेंजेस इस किस्म के आ जाएं कि वो एब्रप्टली और बेहंगम तरीके से इंक्रीज़ होने लगें और उनको रोका ना जाए, तो वो एक रसौली या गांठ की या लंप, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी शक्ल इख्तियार कर लेता है और यही बेसिकली कैंसर होता है। जब कैंसर की मज़ीद नशोनुमा होती है, उन सेल्स को ग्रो करने का मौका मिलता है बॉडी में, तो फिर वो स्प्रेड करते हैं खून की रगों के ज़रिए, लिम्फेटिक्स वाइट ब्लड सेल की रगों के ज़रिए, और मुख्तलिफ अज़ा तक फैलते चले जाते हैं। कैंसर का अगर सद्देबाब ना किया जाए तो ये ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। कैंसर की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसकी वजूहात को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, किसी भी इंसान की जीन्स के अंदर जो सेल के लेवल पे जो प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ मखसूस लोग, मखसूस फैमिलीज़ जो हैं वो कैंसर के रिस्क पे चली जाती हैं। ये जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। इन जेनेटिक कॉजेज़ को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लें किसी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और फिर वो फैमिलीज़ में रन करते हैं। दूसरे फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वो फिर एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं, वो चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो केमिकल्स का इस्तेमाल है, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तंबाकू, टोबैको सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। जैसे ये मुंह के कैंसर्स, थ्रोट के कैंसर्स हैं, लंग का कैंसर इसकी वजह से होता है। उसके बाद जो है वो मैदे के कैंसर को रिस्क को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा औरतों में सर्विक्स के कैंसर तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा दूसरी नशावर अद्वियात की अगर चीज़ों की हम बात करें तो उसमें अल्कोहल दूसरे नंबर पर आता है। अल्कोहल के इस्तेमाल से जो कैंसर्स होते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिगर का कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो है। उसके अलावा और भी दूसरे अज़ा के कैंसर के रिस्क को वो इंक्रीज़ करता है। फिर अगर हम और मज़ीद केमिकल्स की बात करें तो उसमें बेंजीन है, आर्सेनिक है, एस्बेस्टोस है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके नाम से भी लोग नावाकिफ़ होंगे, लेकिन ये सब जो है वो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें जरासीमों की, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, तो कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी सी वायरस है, जो जिगर के कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो सर्विक्स के कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। ओरल कैविटी के कैंसर का रिस्क इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, जैसे मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है, तो एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन है जो मैदे में सूजिश करता है और फिर उससे कैंसर बन सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर जो कैंसर कर सकता है उसमें रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेडिएशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग एक्सपोज हो सकते हैं रेडिएशन से। जैसे अगर किसी की यंग एज में किसी कैंसर की वजह से चेस्ट वॉल रेडिएशन हो, जैसे लिम्फोमा वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनकी रेडिएशन थेरेपी यंग एज में होती है तो उन्हें आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब वगैरह जिन एरियाज़ में एक्सप्लोजन्स की गई, वहाँ के जो रहाइश पजीर लोग थे उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें खून के कैंसर्स एक मेन फैक्टर है। उसके अलावा जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज़, सन रेज़, ये भी स्किन के कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करती हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कैंसर कॉजिंग फूड्स कौन-कौन से होते हैं? फूड्स जो हैं उन पे भी काफ़ी रिसर्च की गई है कि क्यों कैंसर का रिस्क आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी खुराक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही हैं।
एक तो आजकल जो चीज़ों की अफजाइश को फास्ट से फास्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ अद्वियात केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। जैसे एनिमल्स को जो है वो एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, चिकन को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा फ्रूट्स सब्जियों को भी रैपिड ग्रो करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन खाद के अंदर जिस किस्म के भी केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी आई थिंक कैंसर के रिस्क को काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो रिसर्च के थ्रू प्रूवन जो चीज़ें हैं, उसमें प्रोसेस्ड मील जो है ना, जितने भी प्रोसेस्ड मीट और दूसरी चीज़ें हैं जो प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं लॉन्ग टर्म में खुराक को, वो कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइड किस्म के आइटम्स, स्मोक्ड फूड जो होती हैं, वो भी कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करती हैं, स्पेशली एसोफेगस के कैंसर को। चाइनीज़ सॉल्ट के एडेड इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा जो है जो हाई फैटी और हाई शुगर डाइट भी कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करती हैं। ओबेसिटी एक कैंसर का एक नोन हाई रिस्क फैक्टर है, और ओबेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड किस्म की चीज़ें और हाई शुगर कंटेंट वाली फूड्स अगर खाई जाएं, तो उनसे कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, या अगर कोई पेशेंट सेम इंडिकेशन पे आता है तो उनकी ट्रीटमेंट सेम होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है? ऑर्गन वाइज हर कैंसर की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। ठीक है, किसी कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी ही से चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, और कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, हर तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो हर रूल जो है वो हर कैंसर पे अप्लाई नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हमें देखना होता है। इवन आप सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिनको हम चेक करते हैं, और उसकी बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ों के डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट का हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो उन्हें हम हार्मोनल टैबलेट्स देंगे फॉर 5 to 10 ईयर्स, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उन्हें हम नहीं देंगे। तो एक ही कैंसर होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर कौन सा है? पाकिस्तान में इस वक्त हम अगर स्टैट्स की बात करें तो जो इंटरनेशनली तो अब फीमेल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर जो है वो नंबर 1 ब्रेस्ट की बात हो रही है। 2021 में ब्रेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर था इन फीमेल्स। मेल्स की बात करें अगर तो मेल्स में लंग कैंसर जो है वो सबसे नंबर 1 है। लेकिन अगर मैं रोज़मर्रा रूटीन में जो हमारे क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा हम किन पेशेंट्स को देख रहे हैं उसकी बात करें, तो जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो हेड एंड नेक कैंसर की है। मुंह के कैंसर की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसका आउटकम और प्रोग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम बावजूद कोशिश के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो कैंसर है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ओके। अच्छा, स्टेजेस की अगर हम बात करें कैंसर्स की, तो कौन सी स्टेज क्योरेबल होती है और कौन सी स्टेज इनक्योरेबल होती है? जी, कैंसर के अंदर क्यूरेबिलिटी जो है ना वो कैंसर के स्टेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना अर्ली स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस होगा उतना ही क्योर के चांसेस ज़्यादा होंगे, और उतनी ही ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पेशेंट की कम अप्लाई होंगी, तकालीफ कम से कम होंगी, ख़र्चा कम से कम होगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कैंसर को अर्ली डायग्नोस करना है ताकि क्योर किया जा सके पेशेंट को। जिस तरह अगर पहली स्टेज में अगर कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो उसके मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि वो क्योर हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्टेज वाइज पीछे चले जाएँ तो थर्ड स्टेज में यूजुअली 60% 70% पेशेंट क्योर होते हैं, और स्टेज 4 अगर हो जाए तो फिर आप जितनी भी ट्रीटमेंट करवा लें क्योर पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ वो आपके सर्वाइवल को, ज़िंदगी को बढ़ा सकता है, मॉर्बिडिटी को कम कर सकता है, लेकिन क्योर नहीं कर सकता। अच्छा, कौन से कैंसर्स हैं जिनमें साइंस और सिम्टम्स शो नहीं होते? हमारी बॉडी के कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल अलामात नहीं होती हैं, और यूजुअली जब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो वो डिज़ीज़ जो है वो फैल चुकी होती है और ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड कर जाती हैं। इसमें यूजुअली जो कैंसर इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसमें लंग कैंसर हो सकते हैं। लंग में अगर नोड्यूल्स बने और वो अगर पेशेंट को खांसी की शिकायत या ब्लड आने की शिकायत ना हो तो नहीं पता चलते हैं। बहुत सारे केसेस में गॉल ब्लैडर के कैंसर इस तरह प्रेजेंट करते हैं, पैनक्रियास के कैंसर। ज़्यादातर ये कैंसर्स हैं जो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं और इस वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से आप अवेयरनेस जो आवाम को दे सकें। कैंसर से बचाव के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एजेंट्स, जो केमिकल्स या अद्वियात या जो है नशावर चीज़ें कैंसर करती हैं, सबसे पहले तो उनकी रोकथाम के लिए हमें कोशिश करनी है, हमें पेशेंट्स में अवेयरनेस देनी है कि इन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, पान, छालिया, गुटखा वगैरह, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आई थिंक बैन कर देना चाहिए ताकि कैंसर के रिस्क को कम किया जा सके। उसके बाद जो प्रूवन रोल है जिन चीज़ों के ज़रिए कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। स्टडीज़ के थ्रू प्रूवन है कि अगर आप जो है हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो कैंसर का रिस्क अच्छे अमाउंट में 15 to 20% तक रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो ओबेसिटी है कि अगर आप जो है वेट अपना मेंटेन कर लें, अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ जाएं, फैट कंटेंट को कम कर लें, वो भी उसी सूरत में पॉसिबल है जब फैटी मील ना लिया जाए और फिज़िकल एक्टिविटी की जाए, तो इससे भी प्रूवन कैंसर के रिस्क को कम किया जाता है। थर्ड चीज़ है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के अंदर जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल, बैलेंस डाइट ली जाए, प्रोसेस्ड मीट को कोशिश करें कम से कम लिया जाए, तो ये भी कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। Thank you so much. So for more informative videos, you can visit our website www.himmelpharmaceuticals.pk or you can follow us on our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.